हेलो स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस क्विज 2020 पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। और पार्ट 3 हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हम पार्ट 3 है, ये आपने देखा होगा, जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ाते थे उसी टेक्स्ट बुक के बेसिस पर ये बनाई गई है। और ये नेक्स्ट चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर देखेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू देखेंगे, जो आपकी बुक में चैप्टर है। उसके बेसिस पर ही हमने ये आपके क्विज़ बनाए हैं कि क्वेश्चन बनाए हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं और आप किस तरह से बिटवीन द चैप्टर करके कुछ पढ़िए, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु हैज़ क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमसे क्या रखा है कि किसने पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई किया है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर किसने हमारे जो लोक वह हैं उसको विभाजित किया है। कोशिश कर रहे हैं हम हिंदी में। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए थे कि मैम हिंदी में भी आप ये आ सकते हैं क्या। बच्चों देखिए, ये इस तरह से लिख के जा रहे हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन आपको हिंदी में करते हैं, तो थोड़ा सा साथ दीजिए आप हमारे साथ इसमें। जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा हम हिंदी में भी इसको बोल देंगे। तो किसने क्लासिफाई करा है पब्लिक एक्सपेंडिचर को प्राइमरी और सेकेंडरी में? एडम स्मिथ ने, AC पिगू ने, सिराज ने या डाल्टन ने। आप ये, अगर आपने ये चैप्टर करा हुआ है तो आप इजीली आपको पता चल गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में किसने डिवाइड करा है। तो हमारे पास जो इकोनॉमिक्स थे सिराज, उन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्राइमरी एक्सपेंडिचर और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर। एंड प्राइमरी एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर मैंडेटरी, जस्ट लाइक डिफेंस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ, ऑर्डर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं प्राइमरी, जो कि हमारे पास मैंडेटरी हमें करनी है। देखा होगा आपने, गवर्नमेंट डिफेंस पर खर्चा करती है, लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा करती है, ये हमारे पास होते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी हमारे होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, जैसे कि एजुकेशन पर खर्चा करना, पब्लिक हेल्थ पर करना, पुअर रिलीफ के लिए करना, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए करना। तो सिराज ने इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट है प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड, JM मेहता क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू। आपने देखा होगा कि हम जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसको हम कैसे बता रहे हैं कि JM मेहता ने कैसे क्लासिफाई करा है, सिराज ने कैसे क्लासिफाई करा है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि JM मेहता ने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कैसे कैसे क्लासिफाई करा है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा है। 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, 2 कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में। तो ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि JM मेहता ने क्लासिफाई करा है पब्लिक एक्सपेंडिचर को इनटू 2 कैटेगरी, जस्ट लाइक कांस्टेंट एक्सपेंडिचर और वेरिएबल एक्सपेंडिचर। कांस्टेंट एज अ नेम सजेस्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय द पीपल, लाइक डिफेंस। ये है हमारे जो होने हैं। कांस्टेंट मतलब जो आप ये होने हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि हमने कितना यूज़ करा है, हमने कितने डिफेंस को यूज़ करा है। ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी। वेरिएबल जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि पोस्टल एक्सपेंसेस हमारे यूज़ करने पर डिपेंड करता है। तो पब्लिक JM मेहता ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, कांस्टेंट और वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज़ क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू ऑप्शनल एंड ऑब्लिगेटरी। देखिए, आपने देखा होगा डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेंडिचर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। किसी ने उसको प्राइमरी बोल दिया है, किसी ने कांस्टेंट बोल दिया है, किसी ने ऑब्लिगेटरी बोल दिया है, किसी ने सेकेंडरी बोल दिया है, वेरिएबल बोल दिया है, ऑप्शनल बोल दिया है। तो इनके अलग अलग नेम दिए हैं उन्होंने। तो ये हमारे पास ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी दो पार्ट्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? JS मिल ने, पिगू ने किया है, एडम ने किया है या सिराज ने किया है। तो हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे JS मिल, जिन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी। ऑप्शनल मीन्स जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जिसके जो डिपेंड हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्लिगेटरी एज अ नेम सजेस्ट, जो नेसेसरी, कंपलसरी, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, मैंडेटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कॉलिन क्लार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आता ही अगर आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हो या पब्लिक फाइनेंस का एग्ज़ाम हो, पहले आपसे कभी ना एग्ज़ाम में एक पैटर्न हुआ करता था जिसको हमारी यूनिवर्सिटी फॉलो करती थी, जिसमें 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के तो ऑब्जेक्टिव आते थे। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर आते थे, फिर वेरी शॉर्ट आते थे, और फिर लॉन्ग आंसर आते थे। लेकिन बाद में जब बच्चे ऑब्जेक्टिव में बहुत चीटिंग करते हैं, इधर से पूछ ऐसे करते हैं, तो इसलिए चेंजेस किए गए पैटर्न में और ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया। तो उस टाइम में ये वाला आ चुका है पहले, आपका आज से 2016-17 की बात है ये।
तो ऐसी ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे हमारे पास कॉलिन क्लार्क, स्टेटेड विच परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम एज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैक्स। उन्होंने एक परसेंटेज को सजेस्ट किया है, उन्होंने बताया कि इतना परसेंट हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए नेशनल इनकम की, ठीक है, टैक्स के लिए। कितना परसेंट बोला? 10%, 20%, 25% और 35%। अगर आपने मेरी लाइव क्लासेस लिए तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर है 25%, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि नेशनल इनकम का 25% हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो कि 1% एज अ टैक्स दे सकता है, इतना होना चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। जो सब्जेक्ट मैटर है ना, उसको हम स्कोप भी बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस का। इसके 5 पॉइंट हैं, आपने बुक में देखा होगा कि पब्लिक फाइनेंस के क्षेत्र में किस किस को इंक्लूड किया गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करा है, पब्लिक डेट को यूज़ किया है, पब्लिक रेवेन्यू को किया है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास हमने तीनों को इंक्लूड करा है सब्जेक्ट मैटर में। पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है, पब्लिक डेट मीन्स जो गवर्नमेंट की इनकम है, और एक्सपेंडिचर करने के बाद आपके पास इनकम आई, उसमें से आपने एक्सपेंडिचर किया और आपके पास एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोन लेती है एज अ डेट फाइनेंसिंग। तो पब्लिक डेट बोला गया है कि गवर्नमेंट लोन ले रही है। इसमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, 5 पॉइंट थे, आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ क्लासिफाइड पब्लिक एक्सपेंडिचर इनटू प्रोटेक्टिव, कमर्शियल, डेवलपमेंट फंक्शन। किसने क्लासिफाई करा है पब्लिक एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में, जो कि हैं प्रोटेक्टिव है, कमर्शियल है, डेवलपमेंट फंक्शन है। निकोलसन ने किया है, पिगू ने किया है, डल्टन ने किया, या एडम स्मिथ हैं जिन्होंने हमारा डिवाइड करा है पब्लिक एक्सपेंडिचर को इनटू 3 पार्ट्स, प्रोटेक्टिव, कमर्शियल, डेवलपमेंट। एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन जस्ट लाइक डिफेंस, पुलिस, जुडिशरी, सोशल डिसीज़। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम में गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव पर खर्चा बहुत कर रही है, ये सब कोरोना को वैक्सीन दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि सोशल डिसीज़ के बारे में बात की है। पहले पोलियो की आता था, 2 बूंद ज़िंदगी की, वो हमारा प्रोटेक्टिव में आता था। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल मीन्स इसमें उनको ऐड किया जाता है जो कॉमर्स एंड ट्रेड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे, जो कि हमारे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कमर्शियल के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंटल फंक्शन जस्ट लाइक पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एक्सपेंडिचर और एजुकेशन की डेवलपमेंट फंक्शन है हमारे पास। तो जो एडम स्मिथ है उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है ये भी। फाइनेंशियल कंट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। अगर अगर आपके पर्सनल लेवल पर बात करूँ, आप अपने खर्चों को आप क्यों फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं? भाई आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ सस्ती मिल जाए। इसी तरह से गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है सस्ती ना मिले, मतलब गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि भाई गवर्नमेंट का खर्चा कम हो, वो कंट्रोल करे ज़्यादा। तो फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों नेसेसरी है? पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ज़रूरी है, पब्लिक बजट के लिए, पब्लिक रेवेन्यू के लिए, या पब्लिक लोन के लिए। तो फाइनेंशियल जो कंट्रोल है वो नेसेसरी है फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा कम करे और अच्छा, मतलब कम रुपये में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिले सबको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेगनर्स लॉ इज रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट है ये। वेगनर्स लॉ किससे रिलेटेड है? पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, पब्लिक डेट से रिलेटेड है, या बजट से रिलेटेड है। तो वेगनर्स लॉ है पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ये आप सभी को याद रखना है। देखिए बच्चों, ये एक एक्सपेक्टेड बनाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि इसमें से आएगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें से आएगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें से नहीं आएगा। बस एक आपके लिए मेरी तरफ से एक ये प्रयास किया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ें, समझें। हो सकता है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछा जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें से पेपर आ जाएगा, ये 100% ऐसा आएगा। ये सिर्फ एक गैस है, मतलब ये आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है, जो कि आपकी बुक में से बनाया गया है। और तो ट्राई किया, आप बस इसको पढ़िएगा, कोशिश करें, होपफुली आ जाए इसमें से, अच्छी बात है। नहीं आए तो फिर आप इससे एटलीस्ट कंसेप्ट तो आपके माइंड में समझ में आएंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप सिलेक्ट कर पाएँ। और वैसे भी मैं हमेशा मानती हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही बेस्ट होता है थ्योरेटिकल से, मेरे अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होते हैं, बैंक ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, SSC ले लीजिए, टीचिंग का ले लीजिए, ये सारे के सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, IAS का बाद में डिस्क्रिप्टिव होता है, सेकंड वाला पेपर जो होता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव है इससे कंसेप्चुअल स्टडी, मतलब कंसेप्ट पता होते हैं, बच्चों को पता होता है कि क्या क्या है, थ्योरी में क्या है। आपने पेपर आया, आपने लॉन्ग आंसर देखा, दे दनादर लगे पड़े हैं 2 पेज पढ़ने में, 3 पेज पढ़ने में, बाहर आके सब ये डिस्कस करते हैं तेरे कितने पेज भरे, सब बच्चे यही बोलते हैं। बट मैं ये बोलती हूँ कि पेज डजेंट मैटर। आप ये देखिए कि आपने कितना अच्छा लिखा है, आपको कितना आता है ये।
और शायद कुछ बच्चे डर रहे हैं कि पता नहीं ऑब्जेक्टिव पेपर क्या आएगा। देखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है। अगर कोई ऑथर है तो आपको देखना है कि ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है, तो घबराने वाली बात नहीं है, चाहे पेपर ये हो चाहे पेपर और भी कोई हो। इवन मैं तो ये बोल रही हूँ, यू आर मोस्ट लकीएस्ट, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आप अभी से ही ऑब्जेक्टिव पेपर को फेस कर रहे हैं। हमने पूरा अपना सारी स्टडी कर ली, बाद में हमने फेस किया था ये जो नेट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो थ्योरेटिकल नहीं होता है। पहले कभी बहुत 2010 से पहले आई थिंक कभी थ्योरेटिकल हुआ करता था, लेकिन बाद में सब ऑब्जेक्टिव हो गए ये। तो ये बहुत अच्छा है, आपकी कैपेबिलिटीज़ को ये बढ़ाता है, आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाता है, आपको बताता है कि आपको कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में सारे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होने हैं। आप बीएड करने के बाद अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। इवन आप बैंक्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें रीजनिंग सब मैथ्स सब ऑब्जेक्टिव भी आता है, थ्योरेटिकल बाद में आता है, जो आपके ऐसे राइटिंग वगैरह होता है, ये बात की बात है। तो इसलिए मैं तो ये ऑब्जेक्टिव को बेस्ट मानती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव होने भी चाहिए, क्योंकि बच्चा अच्छी स्टडी करता है। काश हमारे टाइम पर भी होता तो हम इतना लेट नहीं हुआ करते, हम पहले ही हमारा नेट निकल जाता जस्ट आफ्टर एमकॉम, क्योंकि हमें पैटर्न को समझने में ही टाइम लगता है। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, उसको पैटर्न को समझने में ही हमको टाइम लगता है। तो जस्ट ये आपको पैटर्न बताने का है कि पेपर ऐसे सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आप अपने बुक पढ़िएगा, बुक में देखिए, आपको बुक से ही बनाया गया है सारा। तो आप जब देखेंगे कि अरे ये तो बुक में दे रखा है, हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया, तो जस्ट आप रीड करिए, इसको कंसेप्ट को समझिए, रट्टाफिकेशन नहीं करिए, और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम होगा। घबराने की बात नहीं है, आपके लिए इतना इजी करा गया है। आपको पता है ये कि आपके 3 एग्ज़ाम होंगे, एक पेपर में 2 ग्रुप के होंगे, 50-50 होंगे। जैसे कि 100 नंबर का मार्क्स आया 50 का फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पेपर का, 50 का फर्स्ट ग्रुप के सेकंड पेपर का, ठीक है, जिसमें से आपको 33 करने होंगे, 60 करने होंगे। तो पेपर बहुत इजी बनाया गया है, 2 घंटे का पेपर है, आप इजीली कर सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड। डेफिसिट फाइनेंसिंग में इंक्लूड किया जाता है किसको? इशू ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट की जो इशू करती है, आरबीआई करती है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट, जो भी एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे करे हुए के बैलेंसेस हैं। बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डेफिसिट फाइनेंसिंग में इन सभी को इंक्लूड किया जाता है। हम पहले भी आपको लास्ट वीडियो में करा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक डेट्स लीड्स टू एक्स्ट्रावेगेंस, इनकरेज, रिसोर्ट टू वॉर, इंड्यूस्ड बैड इकोनॉमिक कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। देखो स्टेटमेंट बहुत टफ होता है याद करना कि ऐसे क्या है, तो सिंपल एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इंड्यूस्ड बैड इकोनॉमिक कंडीशन, किसने बोला है कि पब्लिक डेट्स है वो एक्स्ट्रा खर्चों को बढ़ावा देती है और उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। तो ये किसने बोला है? जेके मेहता ने बोला है। ये इनका व्यू पॉइंट है, डाल्टन का है या फिंडले सराज का है या एडम स्मिथ का है। तो ये जो व्यू पॉइंट है फिंडले सराज का, याद रखना है। इंड्यूस बैड इकोनॉमिक कंडीशन, ऐसा किसने बोला है पब्लिक डेट्स के रिलेटेड? तो याद रखिएगा फिंडले सराज ने। राइट आंसर इज फिंडले सराज। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपकी बुक का बहुत इजी है ये, पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या क्या इफेक्ट है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं हम इसमें, या प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्लास में भी कराया गया है आपको। नेक्स्ट है पब्लिक रेवेन्यू मीन्स। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या है? बहुत इजी है। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इनकम ऑफ कंपनी, इनकम और नॉन ऑफ द। पहले आपने अगर हमारी वीडियोस देखी होंगी फर्स्ट सेकंड तो आप इजीली बता देंगे। पब्लिक रेवेन्यू का जो मतलब है वो है गवर्नमेंट की इनकम, आय, सरकार की आय, सार्वजनिक आय की बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स इज़ कंट्रीब्यूशन। आप टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स एक कैसा कंट्रीब्यूशन है? वॉलंटरी है, कैसा है? कंपलसरी है, नेसेसरी है, या ऑप्शनल है, या इनकम ऑफ गवर्नमेंट? तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो आपको करना है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपकी इनकम एक स्लैब से ऊपर है तो यू हैव टू पे, आपको पे करना ही होगा। तो जो टैक्स है वो क्या है हमारा? कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ क्लासिफाइड पब्लिक रेवेन्यू इनटू कंपलसरी, ग्रेट्यूटियस, कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू। किसने क्लासीफाई करा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने क्लासीफाई करा है पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंपलसरी, ग्रेट्यूटियस, कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू में? एडम ने करा है, टेलर ने किया है, डाल्टन ने किया है, या सेलिगमन ने? तो इसका राइट आंसर है सेलिगमन ने। सेलिगमन ने कंपलसरी के साथ साथ ग्रेट्यूटियस भी लगा दिया। इसका मीनिंग बताते हैं आपको क्या होता है, नेक्स्ट हमारी स्लाइड में है। द रेवेन्यू विच इज़ ड्राइव्ड बाय द स्टेट विदाउट एनी कॉस्ट सच एज गिफ्ट एंड ग्रांट्स आर कॉल्ड। जो गवर्नमेंट को मिलता है रेवेन्यू बिना किसी कॉस्ट के, जैसे गिफ्ट है, ग्रांट्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सेस बोलते हैं, ग्रेट्यूटियस रेवेन्यू बोलते हैं, नॉन ग्रेट्यूटियस रेवेन्यू बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव।
तो जो हम याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था जस्ट कि नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो ग्रेट्यूटस रेवेन्यू होते हैं वो होते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, जो आपको बिना कोई कॉस्ट को पे करे मिलता है। आपने देखा होगा नेपाल में आज से कुछ टाइम पहले अर्थक्वेक आ गया था, तो वहाँ पर ना बहुत कंट्रीज़ ने हेल्प की थी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत कंट्रीज़ ने प्रोवाइड की थी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था गवर्नमेंट को, मतलब नेपाल गवर्नमेंट को बाद में वापस नहीं करना था उन्हें। तो जो हम फ्री में, जो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को फ्री में पेमेंट करती है, फ्री में ऐसी हेल्प करती है, उसको गिफ्ट एंड ग्रांट्स बोलते हैं, तो वो हमारे कहते हैं ग्रेट्यूटस रेवेन्यू। ठीक है, याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, बहुत सी गवर्नमेंट ऐसे होता है, केदारनाथ जब हमारा हुआ था उत्तराखंड में, त्रासदी जब भी ऐसे ही हुआ था। तो हु सेड दैट, नेक्स्ट 16th है, हु सेड दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू अट्रैक्टिव सिस्टर्स। मैंने पहले बोला था कि एक डेफिनेशन को याद करने का इजी है, टू अट्रैक्टिव सिस्टर्स। ऐसा किसने बोला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो दो एक प्रभावित करने वाली बहनों की तरह हैं? ऐसा किसने बोला है? सेलिगमैन ने बोला है, एमरेस बख्शी ने बोला है, ग्लैडस्टोन ने बोला है, या डी विटी ने बोला है? तो ऐसा किसने बोला है? ग्लैडस्टोन ने बोला। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा आप सभी कि दो अट्रैक्टिव सिस्टर्स किसने बोला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को? ग्लैडस्टोन ने। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड इनकम फ्रॉम। नॉन टैक्स रेवेन्यू आप देख रहे होंगे, ऐसा रेवेन्यू, ऐसी सरकार की आय जो बिना टैक्स के मिल रही है। ऐसी कौन सी इनकम है? जैसे प्राइवेट कंसर्न है, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, सोसाइटी है या पब्लिक है, तो ऐसी गवर्नमेंट की इनकम जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से, वो है हमारे पास पब्लिक एंटरप्राइज। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की ओएनजीसी है, भेल है, जो गवर्नमेंट की खुद की सेल्फ रनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट खुद चलाती है, तो उससे जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। वो पब्लिक एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट की खुद, पहले बीएसएनएल भी है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की खुद चलाती है गवर्नमेंट इनको। अच्छा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए। मैं देखती हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। अब भाई लाइक भी करिए आप, अगर आपके लिए बनाया जा रहा है ये, तो थोड़ा लगे कि आप पढ़ रहे हैं इसको, और आप इसको शेयर भी करिए। साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं जो और कॉलेजेस में, हमारे बच्चों को तो मिल ही जाता है, लेकिन और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं इससे लोगों की हेल्प मिले, हम तो यही चाहते हैं। अच्छा हो, अगर हमारे एफर्ट से किसी का कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो आप मेरे एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करिए, इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास 18, टेलर क्लासिफाइड पब्लिक रेवेन्यू इनटू। टेलर ने कितने पार्ट्स में पब्लिक रेवेन्यू को क्लासिफाइड करा है? एक कैटेगरी में डिवाइड करा है, 2 कैटेगरी में किया है, 3 कैटेगरी में किया है, या 4 कैटेगरी में? थोड़ा मेरा ऐसी लैंग्वेज चेंज आती है 1 2 3 4 5, तो आप समझ जाइए, फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में, या 4 कैटेगरी में, कितनी कैटेगरी में टेलर ने डिवाइड करा है? टेलर ने पब्लिक रेवेन्यू को ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम, रेवेन्यू को डिवाइड करा है 4 कैटेगरी में। अब ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, याद रखिए टिप्स पर। टैक्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू है, कमर्शियल रेवेन्यू और ग्रांट्स एंड गिफ्ट हैं। ग्रांट्स आपको पता है क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, ग्रेट्यूटस होती हैं ये। हु हैज़ क्लासिफाइड पब्लिक रेवेन्यू इनटू प्राइसेस एंड टैक्सेस। किसने डिवाइड करा है पब्लिक रेवेन्यू को प्राइसेस और टैक्सेस के में? एडम ने किया है, बास्टेबल ने किया है, डाल्टन ने किया है, या टेलर ने किया है? तो पब्लिक रेवेन्यू को प्राइसेस और टैक्सेस में किसने डिवाइड करा है? डाल्टन ने। ये बड़ा अच्छा सा सी आ रहा है, जैसे कि दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये बड़ा इमोजी सा आ रहा है, ऐसे थोड़ा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, याद करने में हेल्प करेगा। ये बड़ी मेहनत से ये बनाया गया है, ये आप समझ रहे हैं मेहनत ये किसकी हो सकती है, बता देंगे आपको। अच्छा, एक बात और आपको बतानी थी बच्चों कि नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक आए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा बिज़ी हैं, तो हम बाद में अपलोड करेंगे। आप थोड़ा कनेक्टेड रहिएगा हमसे, जितना आपको कराया गया आप और पढ़िए। आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अब आपके नेक्स्ट चैप्टर पर बेस्ड होगी। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के बाद जो चैप्टर हैं उस पर बेस्ड होगी, तो आप यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए। अगर आप पढ़ सके तो आप आगे वाले भी पढ़ लीजिए, जैसे कि जब मैं क्विज़ बनाऊँ तो आप फटाफट से इसका आंसर भी इजीली दे पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है ये हमारा। ग्रांट्स एंड गिफ्ट आर द मीन्स बाय विच गवर्नमेंट प्रोवाइड। ग्रांट्स एंड गिफ्ट क्या है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, देखते हैं हम इसका आंसर। लोन्स हैं, ये क्रेडिट है, टैक्सेस हैं, या फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प बोलते, फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते, मैंने बताया था कि ग्रांट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस है प्रोवाइडेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प।
तो इसका राइट आंसर है फाइनेंशियल हेल्प। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा बोलूँगी, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर भी करिए। मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि भाई और बच्चों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम अभी आपके सर को हमने बोला हुआ है कि कुछ बैंक से रिलेटेड डालिए कि जिससे बच्चे बैंक के बारे में कुछ देखें कि बैंक में कैसे सिलेक्शन होता है, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे होता है। तो मैं आपके सर को बोल रही हूँ कि भाई मेरे बच्चों को कुछ बताओ, मोटिवेट करो कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए बैंक से। क्योंकि आपको पता है आपके सर बैंक में हैं, शायद नहीं पता होगा, अगर पता है तो बता देती हूँ। तो वो बैंक में तो उनको ज़्यादा आइडिया है कि भाई बैंक में कैसे सिलेक्शन हुआ है उनका खुद का। तो वो एज अ टीचर भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं बस उनको बोल रही हूँ कि वो कुछ बताएं जिससे कि आप भी आगे पढ़ो, क्योंकि बीकॉम इज़ डज नॉट द एंड। ये नहीं है आपको आगे पढ़ना है। बीकॉम के बाद आपको ये तो जस्ट एक आपको डिग्री मिल गई है, आपको जॉब लेनी है तो आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर ली, इसके बाद कुछ नहीं होगा, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मैं आपके सर को बोल रही हूँ कि भाई कुछ बनाइए, आप वीडियो बनाइए जिससे कि बच्चों को कुछ पता चले, अपनी क्वेरीज़ वो पूछ सकें। क्योंकि हमारे पास क्वेरीज़ बहुत होती हैं लेकिन उसका आंसर देने वाला कोई नहीं होता है। तो बस एक आपके सर को भी बोल रही हूँ मैं कि वो ऐसा कुछ बनाएं, आपके लिए अपलोड करें और शायद आपको उससे हेल्प मिले। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जुड़े रहें मुझसे और वो अपनी प्रॉब्लम्स को पूछें और कुछ बने। सबसे बड़ी बात है कुछ बने, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको किचन भी संभालनी है और घर को भी संभालना है और आपको आपको इंडिपेंडेंट भी होना है। बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना। आजकल आपने पता है आपको सिचुएशन क्या चल रही हैं और भी। तो बस क्या बोलूँगी मैं, चलो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, दोबारा बोलूँगी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अलॉट बच्चों। अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा। बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, ऐसे कराया। थैंक यू बच्चों।